हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज के सेशन में कैपिटल बजटिंग का एक टॉपिक लेना चाहता हूं मैं। जो नए मॉड्यूल्स इशू हुए हैं अपडेटेड सिलेबस के साथ इंस्टीट्यूट के द्वारा, उन मॉड्यूल्स के अंदर ये टॉपिक पर एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दे रखा है एट द वेरी एंड। तो मैंने सोचा क्यों इस टॉपिक को छोड़ा जाए, इसलिए इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। इसको मेन वीडियोस के साथ कवर नहीं किया गया था। काफ़ी छोटा सा सेशन रहेगा, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। और खासा कंसेप्ट की कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है ये कॉन्सेप्ट। और एक बकवास तरीका है मेरे हिसाब से, इतना अच्छा तरीका भी नहीं है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का। देखिए, कॉन्सेप्ट है बेस एनपीवी एंड एडजस्टेड एनपीवी। बेस एनपीवी एंड एडजस्टेड एनपीवी, दोनों के बीच में फर्क क्या होता है? देखिए, बेस एनपीवी इज अ एनपीवी कंप्यूटेड विथ अ डिस्काउंटिंग रेट। ऐसी डिस्काउंटिंग रेट के साथ एनपीवी कैलकुलेट की गई है जो डिस्काउंटिंग रेट ऐसे निकली है कि जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी डेट नहीं हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? बेस एनपीवी ऐसी एनपीवी है जो उस डिस्काउंटिंग रेट से निकली है, जो डिस्काउंटिंग रेट ये इमेजिन करके कंप्यूट करी गई थी, जो डिस्काउंटिंग रेट ये इमेजिन करके कंप्यूट करी गई थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी डेट नहीं है। सिर्फ इक्विटी फाइनेंस कैपिटल स्ट्रक्चर हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, और उससे क्या निकाली? एनपीवी निकाली। देखिए, अगर सिर्फ इक्विटी फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, यानी इक्विटी फाइनेंस कैपिटल स्ट्रक्चर होगा और उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाएगी, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ी ज्यादा आएगी। क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा था, तब समझा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बड़ी होती है और कॉस्ट ऑफ डेट थोड़ी छोटी होती है। कॉस्ट ऑफ डेट के कम होने के पीछे दो रीजन है कि उसमें रिस्क कम इन्वॉल्व है और टैक्स शील्ड भी मिल जाती है। तो आसान शब्दों में कहूं तो केडी हमेशा केई से छोटी होती है। एडजस्टेड एनपीवी ये होती है कि बेस केस एनपीवी को एडजस्ट कर दिया जाएगा अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में, सुनना मेरी बात को, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट एम्प्लॉय कर दिया जाए तो डेट पर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, उस इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से जो टैक्स की सेविंग्स होंगी, उन टैक्स की सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू आज की पोजीशन से इन फ्यूचर टैक्स सेविंग्स होने वाली है, इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग्स होने वाली है, वो टैक्स सेविंग्स को इनफ्लो मान लिया जाएगा और उनकी प्रेजेंट वैल्यू बेस एनपीवी में से सबट्रैक्ट कर दी जाएगी। मतलब बेस एनपीवी जो आ रही है, कुल मिला के बेस एनपीवी जो आ रही है उसमें ये इनफ्लो मान लिए जाएंगे, तो वो एनपीवी इंप्रूव हो जाएगी। करेक्ट है ना? एनपीवी बेसिकली सबट्रैक्ट करने का मतलब मेरा ये है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर दिया जाएगा, या आसान शब्दों में कहूं तो उसके इनफ्लोज में टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट पेड वुड बी एडेड। वो हो जाएगी एडजस्टेड एनपीवी। तो बेस केस एनपीवी और एडजस्टेड एनपीवी, बेस एनपीवी तो ऐसे निकाली जाती है कि जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कोई डेट ना हो, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानी जाएगी वो के ही मानी जाएगी, उससे एनपीवी निकाल लेंगे। फिर बेस एनपीवी में क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट पेड। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट एम्प्लॉय करते हो तो इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे तो उसपे जो टैक्स सेविंग्स होंगी, उन टैक्स सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर लिया जाएगा किसमें? बेस एनपीवी में। तो एडजस्टेड एनपीवी आ जाती है। समझिएगा, मिनिमम एडजस्टेड एनपीवी जो है वो तो जीरो चाहिए। एडजस्टेड एनपीवी जीरो, जीरो का मतलब क्या होगा? एनपीवी जीरो है मतलब जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिकवर हो रही है। पर जो बेस एनपीवी है ना, वो नेगेटिव भी एक्सेप्ट कर ली जाती है। क्यों नेगेटिव एक्सेप्ट कर ली जाती है? कि अगर बेस एनपीवी नेगेटिव हो पर उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट पेड जुड़ेगा तो वो पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि बेस एनपीवी पॉजिटिव ही सेलेक्ट हो। और बेस एनपीवी पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि एडजस्टेड एनपीवी तो पक्का पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एडजस्टेड एनपीवी में तो इनफ्लोज जुड़ रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स और ऐड हो जाएगी। तो बेस केस एनपीवी जो है, बेस एनपीवी जो है वो नेगेटिव भी सेलेक्ट कर ली जाती है, ये मानकर कि भैया कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट एम्प्लॉय करके टैक्स शील्ड का फायदा उठा के इस बेस एनपीवी को पॉजिटिव बना लिया जाएगा। तो ये तो था दोस्तों कॉन्सेप्ट। बेस एनपीवी वो एनपीवी जो कैलकुलेट की जाती है उस डिस्काउंटिंग रेट से जो ये अज्यूम करके निकाली जाती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी फाइनेंस है। और एडजस्टेड एनपीवी जो होती है, एडजस्टेड एनपीवी जो होती है वो ये मानकर निकाली जाती है कि हमने इंटरेस्ट पे किया और बेस एनपीवी में इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर ली जाती है।
इसके बेसिस पर एक इलस्ट्रेशन में करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, नए मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। पंकज लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹20 लाख, 20 लाख रुपए लगेंगे आज। द प्रोजेक्ट जनरेट्स सेविंग्स ऑफ 2.9 लाख पर ईयर पर एनम टू परपेचुइटी। कोई फिक्स लाइफ है ही नहीं, इनडेफिनेट टाइम तक फ्यूचर में ना 2.95 लाख आता रहेगा। तो जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है तो टाइम कंसिडरेशन परपेचुइटी तक जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 2.95 डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट, सीधी डिस्काउंटिंग रेट, मतलब अगर 10% है तो 2.95 डिवाइडेड बाय 10% प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। 1.10 इज इक्वल टू एम प्लस करना नहीं है फॉर दी लाइफ, बिकॉज देयर इज नो लाइफ। इनडेफिनेट टाइम है, परपेचुइटी मतलब अनंत काल तक चलता रहेगा, एक साल के बाद एक साल के बाद। तो आज 20 लाख रुपए लगाओ, 2.95 लाख की हर साल सेविंग होगी परपेचुइटी तक, इनफाइनाइट पीरियड तक। ऑलराइट गाइस, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। द बिजनेस रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट वारंट्स अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15%। बिजनेस रिस्क जो है वो रेट ऑफ रिटर्न बोलता है 15% की। कैलकुलेट बेस केस एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट अज्यूमिंग नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है ये अज्यूम करो, और बेस एनपीवी निकालो। तो बेस एनपीवी निकाल लेता हूं मैं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, बेस एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो परपेचुअल है, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट परसेंट। तो कैश इनफ्लो है 2.95 का, 2.95 डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट, फिलहाल 15% लेनी है ना दोस्तों, अभी 15% लेनी है। तो डिस्काउंट करके बता देता हूँ आपको कितना आ रहा है। 2.95 डिवाइडेड बाय 15%, ये आ रहा है 19.66 प्रेजेंट वैल्यू, रुपीज 19.66। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आई, इसमें से लेस कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो है वो 20 लाख है, तो इसमें से 20 सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ये लाख है, ये भी लाख है। तो जो बेस एनपीवी आ रही है वो आ रही है 0.33 की, और नेगेटिव है, ठीक है ना। पर इससे प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं होता, बेस एनपीवी से एक्चुअली डिसीजन मेकिंग भी नहीं होती, एडजस्टेड एनपीवी से ही होती है। बेस एनपीवी तो एक यूं समझ लीजिए एक स्टॉपेज है टुवर्ड्स द एक्चुअल एनपीवी विच थ्रू विच वी विल बी मेकिंग आवर डिसीजंस। अब आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट बोला है अज्यूमिंग टैक्स रेट ऑफ 30% with 12% cost of debt constituting 30% of the cost of the project। तो जो 20 लाख का प्रोजेक्ट है उसका 30% फाइनेंस आप किससे करवा लोगे, डेट से करवा लोगे, और उस पर कॉस्ट चल रही है 12% की, टैक्स रेट जो है 30% की है, डिटरमाइंड एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या हो गया, डेट फाइनेंस हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट एम्प्लॉय कर दिया अगर आपने। तो सबसे पहले पता करता हूं वैल्यू ऑफ डेट, डेट की वैल्यू कितनी होगी। तो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 20 लाख, 20 लाख का 30% डेट से फाइनेंस करोगे, मन से नहीं मान रहा, क्वेश्चन में बोला है, लिखा है देखो सेकंड पॉइंट के अंदर, 12% कॉस्ट ऑफ डेट कॉन्स्टिट्यूटिंग 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो 20 का 30%, वेरी सिंपल, 6 लाख रुपीज का क्या हो गया, डेट हो गया। तो अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन अबव डेट, इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6 लाख के डेट पर 12% की इंटरेस्ट रेट, ये भी ऊपर क्वेश्चन में मेंशन्ड है। वो कॉस्ट ऑफ डेट लिख रहा है पर उसका कहने का मतलब एक्चुअली इंटरेस्ट रेट ही है, 0.72 लाख का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हर साल आपके कैश फ्लोज में से 0.72 सब्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, 0.72 सब्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, पर 0.72 सब्ट्रैक्ट होने की वजह से आपको टैक्स सेविंग्स होंगी, ठीक है ना। तो टैक्स, उस पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, इतने 0.72 लाख हर साल प्रॉफिट्स में से सब्ट्रैक्ट होने की वजह से 0.72 लाख पर टैक्स बचेगा, टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड वुड बी
0.72 और जो टैक्स रेट चल रही है वो 30% की चल रही है, ठीक है ना। तो 0.72 का 30% टैक्स बच जाएगा हर साल, तो 0.216 की टैक्स सेविंग्स हो जाएगी। अब क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स। क्यों कर रहा हूं ये, क्योंकि दोस्तों जो एडजस्टेड एनपीवी होती है वो यही होती है। बेस एनपीवी तो हमने पहले ही निकाल ली, वो आ रही है माइनस में 0.33, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन डेट वो आप ऐड कर दीजिए तो आपकी एडजस्टेड एनपीवी आ जाएगी। तो बस वही कर रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स वो कैसे निकलेगी। अब ये टैक्स सेविंग्स भी परपेचुइटी में होनी है तो 0.216, बट इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आप निकालोगे वो इंटरेस्ट रेट मतलब कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ डेट पे निकलेगी, ना कि केई पे निकलेगी, है ना। तो के डी पर निकलेगी और वो भी बिफोर बिफोर मेकिंग, मतलब उसको केडी नहीं बनाना है, उसको इंटरेस्ट रेट ही रहने देना है। आसान शब्दों में कहूं तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट पे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ डेट पर नहीं निकलेगी। मतलब 12% पे ही निकालना है, 12 का 30% नहीं करना है, इंटरेस्ट रेट पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये जो है ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय 12% कर देने का, तो ये आ जाएगा क्या 1.8 का। क्या आ गया, ये आ गया 1.8 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग। मांगा क्या हमसे, मांगा है डिटरमाइन एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेव्ड ऑन इंटरेस्ट पेड, ठीक है ना। तो बेस एनपीवी तो आ रही थी 0.33 नेगेटिव, इसमें प्लस कर दूंगा 1.8 की टैक्स सेविंग, तो जो एडजस्टेड एनपीवी आ जाएगी वो 1.47 की आ जाएगी, 1.47। ये हो गया हमारा क्या सेकंड पॉइंट का भी आंसर। और क्या चाहिए तेरे को, फाइंड आउट मिनिमम एक्सेप्टेबल बेस केस एनपीवी। तो बेस केस एनपीवी इंडिविजुअल तो कोई डिसीजन मेकर होता नहीं, मिनिमम एक्सेप्टेबल क्या होगा, बेस केस एनपीवी नेगेटिव भी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मिनिमम एक्सेप्टेबल डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे होगी, डिसीजन मेकिंग जो होगी वो एडजस्टेड एनपीवी के बेसिस पे होगी। और एडजस्टेड एनपीवी मेरे को कितनी परवर जाएगी, 0 परवर जाएगी, क्योंकि एडजस्टेड एनपीवी 0 होने का मतलब ये कि जो भी कॉस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पूरी रिकवर कर ली, ठीक है ना दोस्तों। तो अब कहने का मतलब ये है कि एडजस्टेड एनपीवी मिनिमम एक्सेप्टेबल जो होती है वो होती है 0, ठीक है। तो आपकी जो बेस एनपीवी है वो आपको कितनी मिनिमम एक्सेप्टेबल चलेगी, तो बेस एनपीवी कुछ जो भी आएगी उसमें मैं प्लस कर दूंगा क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट पेड। इसका बेस एनपीवी से कोई लेना देना ही नहीं है, विच शुड बी इक्वल टू 0। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट पेड तो निकाला हुआ है 1.8 है, और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी बेस केस एनपीवी माइनस 1.8 तक की भी चलेगी तो ये इक्वेशन सेटल हो जाती है ना। तो आसान शब्दों में कहूं तो मिनिमम एक्सेप्टेबल बेस एनपीवी इज इक्वल टू 1.8 नेगेटिव का, ठीक है ना, -1.8 तक की भी बेस एनपीवी चलेगी। तो आसान शब्दों में मिनिमम एक्सेप्टेबल बेस एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट पेड। उतना कर दोगे, मतलब जितना टैक्स सेव हो रहा है उतनी नेगेटिव बेस एनपीवी हुई तो दोनों का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। 1.8 से छोटी अगर बेस एनपीवी तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, और 1.8 से -1.8 से थोड़ी बड़ी है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं क्या मांगा है। आगे मांगा है एज वेल एज मिनिमम आईआरआर। अब मिनिमम आईआरआर में एक्चुअली ये जो आईआरआर कह रहा है ना, वो हम जो आईआरआर निकालते हैं डिस्काउंटिंग रेट वो नहीं है, ये कह रहा है कि कितना प्रोजेक्ट से रिटर्न आए, मतलब कितना मिनिमम प्रोजेक्ट से रिटर्न आए कि आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लोगे। मतलब क्या प्रेजेंट वैल्यू, मतलब क्या कैश इनफ्लोस पर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। कम से कम इस प्रोजेक्ट को गिवन दैट के 15% की केई है और 30% डेट से फाइनेंस कर रहे हैं और 30% का टैक्स दे रहे हैं आप, और डेट पर 12% की इंटरेस्ट रेट है, तो क्या कम से कम, क्या कम से कम कैश इनफ्लोज आने चाहिए,
मतलब ये इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट की रेट निकाल के बताओ, सिंपल सादी रेट, हमारी आईआरआर नहीं, है ना। इनकी आईआरआर की मीनिंग ही अलग है यहाँ पर बेस एनपीवी पर। तो ये कह रहे हैं कि क्या प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो आए, कि वो इनफ्लो कम से कम कितना इनफ्लो आए कि हमारी एनपीवी जीरो हो जाए, ठीक है। तो एनपीवी जीरो होगी कब, एनपीवी जीरो होगी कब, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। मिनिमम कैश इनफ्लो रिक्वायर्ड, ठीक है ना। मैं तो वही बोल रहा हूं जो एक्चुअली हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए, मिनिमम कैश इनफ्लो रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सो दैट एनपीवी इक्वल जीरो, तो हमें पता है कि एडजस्टेड एनपीवी इज इक्वल टू बेस एनपीवी, बेस एनपीवी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट पेड। इसका प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज से कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो इंटरेस्ट से निकलता है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और एडजस्टेड एनपीवी हमें चाहिए जीरो, should be equal. So adjusted NPV is base NPV plus present value of tax savings on interest paid. तो adjusted NPV तो हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए, ठीक है ना। एडजस्टेड एनपीवी हमें जीरो चाहिए, और हम बेसिकली पता क्या कर रहे हैं, वो कैश इनफ्लो पता कर रहे हैं जिस पर प्रेजेंट वैल्यू, जिस पर एडजस्टेड एनपीवी जीरो है, साफ बात बोलूं तो बेस एनपीवी का कैलकुलेशन कैसे होगा, बेस एनपीवी का कैलकुलेशन होगा कैश इनफ्लोज, क्या वो कैश इनफ्लोज हैं ये मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट क्या चल रही है, 15% की चल रही है, चल रही नहीं चल रही, ठीक है ना। माइनस क्या करना है, माइनस इसमें इन्वेस्टमेंट कर देना है, तो बेस एनपीवी आएगी, ये तो बेस एनपीवी हो गया, हाँ या ना। ये जो ब्रैकेट है ये बेस एनपीवी हो गया, बेस एनपीवी ऐसे ही निकाली थी ना भाई हमने, भाई 0.216 को नहीं, ऊपर 2.95 को डिवाइड किया 15% से, ये 2.95 एक्चुअल कैश इनफ्लोज है। अब आप बताओ क्या कैश इनफ्लोज होने चाहिए कि मिनिमम जो बेस एनपीवी है वो जीरो हो जाए, है ना। तो 2.95 डिवाइड बाय 15% क्या, तो 19.66 आया, उसमें से मैंने आउटफ्लोज माइनस कर दिए। तो अभी x डिवाइडेड बाय 15% कर रहा हूँ, बेसिकली कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय 15% कर रहा हूँ, जो मुझे पता करने, माइनस इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट पेड। आपके कैश इनफ्लोज से या इनिशियल इन्वेस्टमेंट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट पेड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटरेस्ट उतना ही पे करने वाले हो, क्योंकि डेट का अमाउंट 30% ही रहना है, इंटरेस्ट का अमाउंट वही रहना है, और उनकी प्रेजेंट वैल्यू उसी इंटरेस्ट रेट पर निकलेगी। तो वो तो पहले से निकाली हुई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट पेड इज 1.8, तो इसको तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, ये हो गया 1.8। अब थोड़े से फिगर्स प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, कैश इनफ्लो डिटरमाइन करना है, 15% मेरी डिस्काउंटिंग रेट है, माइनस इन्वेस्टमेंट 20 है, प्लस 1.8, है ना। और इसको अब ऐसे लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू जीरो, एनी प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। 20 माइनस 1.8 कर रहा हूँ, -20 है, तो -20 प्लस 1.8 इज -18.2, 18.2 आरएचएस में चला जाएगा, तो फाइनली बनेगा कैश इनफ्लोज अपॉन 15% इज इक्वल टू 18.2, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कैश इनफ्लोज वुड बी इक्वल टू 18.2 इंटू 15%, तो ये आता है 2.73, 2.73 लाख। ये क्या आ गए, ये कैश इनफ्लोज आ गए दोस्तों, ये क्या आ गए, ये कैश, मतलब अगर 2.73 का कैश इनफ्लो होगा तो एनपीवी जीरो आएगी। तो अब प्रोजेक्ट की रेट निकाल देता हूं, प्रोजेक्ट रेट ऑफ कैश इनफ्लोज, बेसिकली ये, इसको ये आईआरआर बोलते हैं यहाँ पे। तो कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। कैश इनफ्लोज निकल रहे 2.73 लाख के, तो 2.73 लाख डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारा 20 लाख रुपए का, तो डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100,
2.73 डिवाइड बाय 20% तो 13.65 और इसको ये कहेंगे IRR. This is nowhere close to the actual IRR concept that we studied in the past. There is some irregularities in the approach of calculations as well. Why? Because जब आप NPV देखिए, एडजस्टेड NPV को ये बेस NPV और एडजस्टेड NPV में फर्क जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है लेवरेज की वजह से. मैं अब थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात में करूंगा क्यों ये फ्लॉड है. इस पर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा. कॉन्सेप्ट मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. कैलकुलेशन इस तरीके से होती है. अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें नंबर चाहिए और हम रैशनैलिटी वगैरह जीवन में अपना लेंगे. एग्जाम में आए तो आप ये परोस देना उसको और नंबर कमा लेना जो आपको मिलने चाहिए इसके, है ना. अब बात करते हैं बेस एनपीवी और एडजस्टेड एनपीवी में एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस क्या है. बेस एनपीवी ये है कि भाई सिर्फ इक्विटी फाइनेंस हो तो एनपीवी क्या आएगी, और एडजस्टेड एनपीवी है कि अगर डेट फाइनेंस कर दो तो कितना फायदा मिल जाएगा एनपीवी में. तो डेट फाइनेंस कर दिया अगर इन्होंने कैपिटल स्ट्रक्चर में तो चलो ठीक है, डेट फाइनेंस कर दिया तो एक नई कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्रिएट करके एनपीवी निकाल लूं. तो अगर आप ऐसा करेंगे कि 15% के ही मान लीजिए और 12% से केडी निकालिए. 12% का 30% करना है. 12 इंटू 30% माइनस इक्वल टू, तो 12% की इंटरेस्ट रेट से केडी निकालोगे तो 8.4 आएगी. फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट लगाकर केडी और केई का आप एक WACC निकालोगे और उस पर डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकालोगे तो वो नेगेटिव ही आएगी. तो बात यह है कि बेस एनपीवी नेगेटिव आ रही है और उससे फर्दर नेगेटिव आ जाएगी एडजस्टेड एनपीवी अगर आप खुद का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे. इसके कॉन्सेप्ट में फर्क क्या आ रहा है कि ये बेस एनपीवी जो पूरे कैश फ्लोज हैं उनकी डिस्काउंटिंग तो केई से कर लेता है. फिर इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग्स की डिस्काउंटिंग ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नहीं करता, केडी से भी नहीं करता, ये इंटरेस्ट रेट से करता है. तो इसकी कैलकुलेशन यही फ्लॉड चलती है. और आईआरआर निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि ये आईआरआर प्रोजेक्ट की रिटर्न को आईआरआर बोलता है कि प्रोजेक्ट क्या रिटर्न दे. तो प्रोजेक्ट का रिटर्न सिंपली प्रोजेक्ट के इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉस्ट है. तो मैंने आईआरआर ऐसे निकाली. मैंने ये देखा कि मिनिमम कितने एनुअल कैश इनफ्लोज होने चाहिए कि एडजस्टेड एनपीवी जीरो आ जाए. तो मैंने कैश इनफ्लोज को जीरो मान लिया, कैश इनफ्लोज को अननोन मान लिया और उससे कैलकुलेट करी एडजस्टेड एनपीवी जीरो वाली. तो मिसिंग फिगर निकाल लिया मैंने एनुअल कैश इनफ्लोज का. फिर एनुअल कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके प्रोजेक्ट की रेट निकाली. वो मेरी आईआरआर बेसिकली हो गई. एक्चुअली उसे आईआरआर कहना नहीं चाहिए, इन्हें कहना चाहिए कि व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ इनफ्लोज बाय इन्वेस्टमेंट that should be expected to have an adjusted NPV of 0. Basically, that is their literal meaning by IRR. It is not actually justifying the definition of the IRR that we studied. एक टॉपिक था दोस्तों, क्वेश्चन था, समझाना मुझे ज़रूरी लगा इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया. आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये टॉपिक. इस क्वेश्चन, इस एक इकलौते क्वेश्चन को देखकर ज़रूर जाइएगा एग्जाम के टाइम पे. अगर कुछ तूफानी क्वेश्चन बनाने की इच्छा हुई तो ये भी पूछा जा सकता है. हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय. आई विश आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया निकले.